हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नई वीडियो से हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से अलग अलग व्यवहारों का रोजनामचा बनाया जाता है। जो यहाँ पे बेसिकली हमारा स्टार्ट होता है पॉइंट नंबर 7 से, कि विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का रोजनामचा। हालांकि आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आपका वहां से काम हो जाएगा। उसके पहले कि मैं यहाँ पे ये स्टार्ट करूँ, इससे पहले अगर आप लोगों ने दूसरा चैप्टर नहीं देखा है तो वो चैप्टर जरूर देखना, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि हम ये जो रोजनामचा बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का फिलहाल जो टॉपिक है उसमें मैं सिर्फ पूंजी के बारे में आपको समझाऊंगा कि पूंजी का रोजनामचा कैसे बनता है। कोशिश करूंगा कि पूंजी के साथ मैं आहरण का भी समझा दूं, लेकिन आहरण में थोड़े टर्म एंड कंडीशन है तो वो भी मैं आपको लेके सब समझाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है, समझ में आया, अच्छी लगने का मतलब यहाँ पे समझ में आपको ऐसा लगता है कि जो एक्सप्लेनेशन किया गया है वो इतना सही था कि तुम्हें क्लियरली समझ में आ गया, तुम्हारे जो डाउट्स है वो सारे क्लियर हो गए हैं, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, कमेंट करोगे तो कहते हैं ना, वो सोने पर सुहागा होगा। फिलहाल शुरू करते हैं, ये सारी बातें तो होती रहती हैं। स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इसमें रोजनामचा कैसे बनता है। जैसा मैंने बोला, मैं आपको दो टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक पूंजी का टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा और एक आहरण का टॉपिक। कितने टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा? दो टॉपिक, एक पूंजी का और एक आहरण का। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पूंजी क्या होता है। तो पूंजी का मतलब मैंने समझाया था कि जो व्यवसाय का मालिक होता है, ध्यान से सुनना, जो व्यवसाय का मालिक होता है, अगर वो व्यवसाय में कुछ भी लगाता है, ध्यान से सुनना, व्यवसाय में लगाए। अब यहाँ पे जो लगाए है वो क्या लगाएगा? तो यहाँ पे कुछ भी लगा रहा है। कुछ भी लगाने का मतलब ये है कि हो सकता है वो पैसे लगाए, हो सकता है वो कोई संपत्ति लगाए। राइट, तो कुछ भी व्यवसाय में अगर वो लगा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। और उसी तरीके से व्यवसाय का मालिक अगर व्यवसाय में से कुछ भी लेकर जाता है, तो व्यवसाय में से ले जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आरण। ये दो टॉपिक आपको पता होना जरूरी है। जब आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करो, कोई भी मतलब कोई भी, इसमें जो रोजनामचा की कैटेगरीज में आपको बना के बताऊंगा, इससे आपको सवाल सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। बाकी अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसको ध्यान से सुनना। जैसे मैं कैटेगरीज बनाऊंगा तो प्रैक्टिस भी वैसे ही करना, ताकि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम दो की बात करें, एक पूंजी और एक कारण। पूंजी का मतलब मैंने क्या बताया कि व्यवसाय का मालिक जो भी चीजें व्यवसाय में लगाता है, चाहे वो रोकड़ हो, चाहे कोई भी प्रकार की संपत्ति हो, उसे हम पूंजी कहते हैं। और उसी प्रकार से व्यवसाय का जो मालिक है वो निजी उपयोग के लिए व्यवसाय में से कुछ भी लेकर जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? आहरण कहते हैं। क्लियर हुआ ये दो पॉइंट? एक है पूंजी और एक है आहरण। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको याद ये रखनी है कि जब भी हम सवाल शुरू करेंगे, तो याद होगा मैंने आपको समझाया था कि जब भी सवाल शुरू करें तो आपको दो बातें याद रखनी है, एक उधार का नियम और एक जमा का नियम। सवाल है ये उधार और जमा का नियम क्या है, तो उसके लिए याद होगा तीन बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। पहला, व्यक्तिगत खाता। पहला क्या है? व्यक्तिगत खाता। जब भी हम ये टॉपिक शुरू करेंगे यानी रोजनामचा का, ये आपका काम होगा कि इन चीजों को रिवाइज करना। व्यक्तिगत खाता का नियम याद रखोगे। दूसरा नियम है माल संपत्ति खाता का। ध्यान से देखना, इसको मैं पूरा समझाऊंगा। ठीक है, माल संपत्ति खाता। और तीसरा जो नियम होता है वो होता है आपका उपज खर्च खाता। क्या होता है? उपज खर्च खाता। अब इसमें याद कैसे रखोगे? व्यक्तिगत खाते का नियम क्या था? तो हमने पढ़ा था व्यक्तिगत खाते का नियम है लाभ लेने वाला खाता उधार। क्या पढ़ा था? लाभ लेने वाला खाता क्या होगा? उधार। और लाभ देने वाला खाता क्या होगा? जमा। यानी दो ही बातें याद रखनी है, लाभ लेने वाला और लाभ देने वाला। लेने वाला उधार और देने वाला जमा। माल संपत्ति का नियम क्या है? माल संपत्ति का बहुत सिंपल नियम है, आए तो उधार और जाए तो जमा। तो आपको यही दो बात याद रखनी है, आए तो उधार और जाए तो जमा। और जब बात करते हैं हम उपज खर्च की, तो उपज खर्च का नियम क्या है? उपज खर्च का नियम है कि अगर किसी भी प्रकार का खर्च होता है या किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, तो वो हमेशा क्या होगा? उधार होगा। और किसी भी प्रकार का आय होगी या किसी भी प्रकार का उपज होगा या किसी भी प्रकार का क्या होगा? लाभ होगा, तो वो हमेशा क्या होगा? जमा होगा। जब भी हम सवाल शुरू करेंगे, कौन सा सवाल? रोजनामचा का सवाल शुरू करेंगे, तो आपको ये तीन नियम हमेशा दिमाग में रखने हैं। कौन से तीन नियम? एक उधार का है और एक जमा का। तो उधार और जमा में तीन बातें हैं, एक है व्यक्तिगत खाते का नियम है, दूसरा माल संपत्ति खाते का, और तीसरा है उपज खर्च खाते का। क्लियर हुआ इतना? तो जैसा मैंने कहा था कि आज की हम क्लास में हम पूंजी और आहरण से रिलेटेड हम सवाल पढ़ेंगे।
तो पहले अब हम पूंजी की बात कर लेते हैं। तो पूंजी का मतलब मैंने क्या कहा कि व्यवसाय का मालिक व्यवसाय में कुछ भी लगाता है तो उसको पूंजी कहते हैं। तो थोड़ा इसको ध्यान से समझना। मान लेते हैं ये मिस्टर ए है। ये कौन है? मिस्टर ए। अगर आप लोगों ने मेरे जो बेसिक्स क्लास देखी होंगी तो आप लोगों को ये सारी चीजें समझने में थोड़ी आसान होगी। नहीं देखी होगी तो एक बार जरूर देखना। आपको क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 दोनों का प्लेलिस्ट प्रॉपर तरीके से बना के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहां से आप आसानी से देख सकते हो। जो भी क्लास में आपको दिक्कत है आराम से उसको ओपन करो, अच्छे से देखो, ठीक है, ताकि आपका अकाउंट का जो बेसिक कंसेप्ट है वो अच्छे से बना रहे। फिलहाल अभी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लो मिस्टर ए है और मिस्टर ए जो है वो व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं। ध्यान से सुनना। मिस्टर ए जो है ये क्या करना चाहते हैं? व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं। व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं। तो इन्होंने व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए क्या किया? व्यवसाय में कुछ रोकड़ लेकर आए। ध्यान से सुनना। व्यवसाय में कुछ रोकड़ लेकर आए। उसी तरह से व्यवसाय में कुछ फर्नीचर लेकर आए। इसी तरीके से व्यवसाय में कुछ मशीन लेकर आए। ठीक है, कुछ फर्नीचर लेकर आए, मशीन लेकर आए, और मान लेते हैं कुछ जमीन भी लेकर आए। ठीक है, ऐसा लगा तो इन्होंने जमीन खरीदा, तो वो जमीन भी व्यवसाय में लेकर आए। इनके पास कुछ माल स्टॉक पड़ा हुआ था वो भी लेकर आए। और क्या था? इसी के साथ इन्होंने कुछ देनदार भी लाए और कुछ लेनदार भी लाए। ठीक है, ये इतनी चीजें हैं जो ये लेकर आए हैं। कौन है? मिस्टर ए। अब ध्यान से सुनना। इसमें आपके 99.99% टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। 0.01% इसलिए छोड़ दिया कि भाई देखो एक्सेप्शंस तो हर जगह होंगे, पर 99.99 बहुत होता है। तो अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि जो मिस्टर ए है वो इतनी सारी चीजें लाकर व्यवसाय का व्यवसाय या धंधा प्रारंभ किया है। ठीक है, तो अब हमें इसका सॉल्यूशन कैसे करना होगा, इसका रोजनामचा कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान देना कि व्यवसाय ये लेकर कौन आ रहा है? तो मिस्टर ए। मिस्टर ए क्या करे? व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं। तो याद रखना सवाल में लिखा होगा कि जो व्यवसाय प्रारंभ करता है उसको हम बोलते हैं मालिक। और मालिक जो भी चीजें व्यवसाय में लेकर आता है उसके हम क्या वर्ड यूज करते हैं? पूंजी। क्लियर हुआ इतना? व्यवसाय का मालिक व्यवसाय में कुछ भी लगाए या लेकर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पूंजी। अब ध्यान से सुनना। मालिक कौन है? तो मालिक इन तीनों कैटेगरी में से अगर ध्यान से देखोगे तो इन तीनों कैटेगरी में से कौन से कैटेगरी का है? तो इन तीनों कैटेगरी में से व्यक्तिगत कैटेगरी का। ध्यान से सुनना। वो कौन सी कैटेगरी का है? व्यक्तिगत कैटेगरी का है। और व्यक्तिगत कैटेगरी का नियम क्या है? लेने वाला उधार और देने वाला जमा। तो फिलहाल मालिक जो है यहाँ पे क्या कर रहा है? व्यवसाय से ले रहा है या व्यवसाय को दे रहा है? याद रखना जब भी ये नियम का इस्तेमाल करोगे सेंटर में हमेशा व्यवसाय होगा। ठीक है, तो व्यवसाय की नजर से सोचो कि जो व्यवसाय का मालिक है वो व्यवसाय से ले रहा है या व्यवसाय को दे रहा है। तो सीधी सी बात, ये क्या कर रहा है? व्यवसाय को दे रहा है। अगर व्यवसाय को दे रहा है तो हमें बात पता है कि पूंजी खाते क्या होगा? जमा। यानी जो पहली बात आपको याद रखनी है वो ये है कि पूंजी खाते क्या होगा? जमा। ध्यान से सुनना। पूंजी खाते क्या होगा? जमा। तो अब ये गांठ बांध लो। क्या गांठ बांध लेना है? कि जब भी सवाल में कहीं लिखा होगा कि व्यवसाय का मालिक व्यवसाय प्रारंभ करके ये चीज लेकर आ रहा है, तो याद रखना है व्यवसाय का मालिक मतलब पूंजी, और पूंजी हमेशा क्या होता है? जमा। हालांकि ये चीजें मैं कभी बच्चों को नहीं बताता हूँ कि ऐसे रट्टा मारो, लेकिन ये रट्टा नहीं है। मैं आपको एक रीजन भी दे रहा हूँ कि व्यवसाय का मालिक लेकर आता है, इसलिए पूंजी क्या होता है? जमा होता है। तो यहाँ पे आपको ये बात समझनी है। कुछ पॉइंट्स आपको हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा कि पूंजी हमेशा क्या होगा? जमा होगा। क्लियर हुआ इतना? तो ये पहली बात कंफर्म हो गई। अब बाकी की बात करते हैं। जैसे रोकड़ है, फर्नीचर है, मशीन है, जमीन है, माल स्टॉक है, देनदार है, लेनदार है। तो मैं यहाँ इसको बीच में लाइन खींच देता हूँ, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं इतनी चीजों की बात करता हूँ, जैसे रोकड़, फर्नीचर, मशीन, जमीन, माल स्टॉक। तो अगर मैं इतनी चीजों की बात करता हूँ तो थोड़ा ऊपर चलो। तो ये देखो कि इन तीनों कैटेगरी में से वो कौन सी कैटेगरी का है? रोकड़ हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, जमीन हो गया, माल स्टॉक हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो है माल संपत्ति कैटेगरी का। और माल संपत्ति कैटेगरी का नियम है आए तो उधार और जाए तो जमा। माल संपत्ति कैटेगरी का नियम क्या है? आए तो उधार और जाए तो जमा। तो ये सारी चीजें व्यवसाय में आ रही हैं कि जा रही हैं? तो सीधी सी बात है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो व्यवसाय में क्या हो रही है? आ रही है। तो अगर व्यवसाय में ये सारी चीजें आ रही हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? उधार हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब इस पॉइंट से क्या समझ में आया कि व्यवसाय का मालिक अगर संपत्ति लेकर आता है, ध्यान से सुनना, क्या लेकर आता है? संपत्ति। क्योंकि माल संपत्ति का नियम क्या है? आए तो उधार। तो अगर व्यवसाय का मालिक संपत्ति लेकर आता है तो वो सारी संपत्ति को क्या कर देंगे? उधार कर दोगे। तो संपत्ति में सबसे पहला नाम है रोकड़ का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोकड़। उसके बाद दूसरा नाम है फर्नीचर, तीसरा नाम है मशीन, उसके बाद अगला नाम है जमीन, उसके बाद अगला नाम है माल स्टॉक।
ये इतनी चीजें जो है वो लेकर आया, और ये सारी की सारी चीजें जो हो जाएंगी उधार। ये शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ कि सारे के खाते क्या हो जाएगा, उधार। हालांकि तुम्हें अलग अलग लिखना पड़ेगा, जैसे रोकड़ खाते उधार, फर्नीचर खाते उधार, मशीन खाते उधार, जमीन खाते उधार, माल स्टॉक खाते उधार। मैं यहाँ पे शॉर्ट में कवर कर दिया कि सबका खाते उधार। क्लियर हुआ इतना? तो ये हो गया हमारा 50%। बाकी का जो बचा देनदार और लेनदार। अब ये देनदार और लेनदार में समझना होगा, तो देनदार और लेनदार क्या है। तो जो देनदार और लेनदार होते हैं ये होते हैं व्यक्ति। ध्यान से सुनना, ये क्या होते हैं, व्यक्ति। और व्यक्ति का नियम है, हमने ऊपर पढ़ा है, लेने वाला उधार और देने वाला जमा। याद रखना एक बात, जहां पे भी लेने और देने की बात आती है, जहां पे भी व्यक्ति की बात आती है, तो यहाँ पे मैं नोट बना के लिख देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। नोट ये है कि जब भी लेने और देने की बात आती है, ध्यान से सुनना, लेने वाला या तो देने वाला, ठीक है। जब भी लेने या देने वाले की बात आती है तो ये हमेशा वर्तमान की नजर से सोचोगे। किसकी नजर से सोचोगे, वर्तमान की नजर से, कि वर्तमान में यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ ले रहा है कि दे रहा है। तो जैसा वर्तमान में होगा उसी हिसाब से हमें काम करना होगा कि वो लाभ ले रहा है कि दे रहा है। तो जो ये देनदार होता है, बेसिकली ये लाभ लेता है, क्योंकि देनदार को हम बोलते हैं दूसरी भाषा में ग्राहक। ध्यान से सुनना, इसको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, ग्राहक। तो जब भी हम माल बेचते हैं तो ग्राहक हमसे लाभ लेता है, और लेनदार को दूसरी भाषा में कहते हैं व्यापारी। तो जब भी हम माल खरीदते हैं तो व्यापारी हमें लाभ देता है। ध्यान से सुनना, ग्राहक हमेशा लाभ लेता है और व्यापारी हमें हमेशा लाभ देता है। और ग्राहक हमेशा लाभ लेता है, सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, व्यापारी उल्टा हो गया, सॉरी। जो ग्राहक है वो हमेशा लाभ लेता है और व्यापारी हमेशा लाभ देता है। ये लाभ लेता है इसीलिए हमेशा इसको हम क्या कहते हैं, उधार। और ये जो हमेशा लाभ देता है इसी के लिए हम इसको हमेशा क्या करते हैं, जमा। एक और शॉर्टकट बताता हूँ, हालांकि ये शॉर्टकट आप कहीं पे किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे। यहाँ पे मैं यूट्यूब पे भले बता रहा हूँ, पर इसका आप लॉजिक देके कभी भी अपने टीचर से आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे, क्योंकि वो सिर्फ मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना, याद रखने के लिए क्या है कि हमेशा याद रखना है कि व्यवसाय में जो भी संपत्ति होती है, ध्यान से सुनना, व्यवसाय में जो भी संपत्ति होती है वो हमेशा उधार होगा, और व्यवसाय में जो भी दायित्व होता है वो हमेशा क्या होगा, जमा होगा। ये दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है, अकाउंट में आपकी काफी हेल्प करेंगी। पर कभी आप आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे अपने टीचरों से, ठीक है। संपत्ति हमेशा उधार होगा, दायित्व हमेशा जमा होगा। तो याद रखना है कि जो ग्राहक होता है वो हमारी एक प्रकार की संपत्ति है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राहक हमें भविष्य में पैसा देगा, और इसीलिए उसको हमेशा हम क्या करते हैं, उधार। और जो हमारा व्यापारी है वो हमारे लिए दायित्व, क्योंकि हमें इसे भविष्य में पैसा चुकाना होगा, और इसीलिए हम इसको क्या बोल करते हैं, हमेशा जमा। क्लियर हुआ इतना? तो ये बात याद रखना, संपत्ति उधार होगा, दायित्व हमेशा क्या होगा, जमा। तो यहाँ पे जब रुजनामचा बनेगा तो रुजनामचा क्या बनेगा, वो ध्यान से देखो। तो जो देनदार है वो क्या हो जाएगा, उधार। तो यहाँ पे लिखेंगे देनदार खाते उधार हो जाएगा, और पूंजी के साथ यहाँ पे लेनदार खाते। अब इस पूरे प्रकरण से क्या समझ में आया, इस पूरे प्रकरण से ये समझ में आया कि व्यवसाय का मालिक व्यवसाय में कुछ भी लेकर आएगा तो हमें फोकस करना है कि वो क्या है। अगर वो संपत्ति है तो सारी संपत्तियों के एक साथ उधार कर दो, और मालिक के नाम को जमा कर दो। मालिक के नाम का मतलब पूंजी को जमा कर दो। अगर देनदार लेनदार आता है तो देनदार हमेशा उधार होगा और लेनदार हमेशा जमा होगा। क्लियर हुआ इतना? अगर मैं यहाँ पे इसी में अमाउंट रख देता हूँ, देखो अमाउंट कैसे लिखोगे, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। मैं यहाँ पे चलो एक एग्जांपल लेके अमाउंट रखता हूँ। जैसे मान लो 10,000 रुपए का फर्नीचर, 20,000 रुपए का, सॉरी 10,000 रुपए का रोकड़, 20,000 रुपए का फर्नीचर, 30,000 रुपए का मशीन, 50,000 रुपए का जमीन, और 10,000 रुपए का माल स्टॉक, और 20,000 रुपए का देनदार, और 50,000 रुपए का लेनदार। क्लियर हुआ इतना? तो अब इसको अमाउंट कैसे लिखोगे और उसका प्रॉपर रुजनामचा कैसे बनेगा, रुजनामचा तो मैंने बता दिया है, अब अमाउंट कैसे लिखोगे। तो रोकड़ खाते उधार 10,000, फर्नीचर खाते उधार 20,000, मशीन खाते उधार 30,000, जमीन खाते उधार 50,000, माल स्टॉक खाते उधार 10,000, और देनदार खाते उधार 20,000। सवाल है पूंजी क्या, ये सब तो मालिक ही लेकर आते, क्या सारी पूंजी भरेंगी, बिल्कुल नहीं। हमेशा पहले दायित्व को लिखोगे, यानी कि लेनदार का नाम के आगे रकम लिखोगे। तो यहाँ पे लिखोगे लेनदार खाते जमा। लेनदार की रकम जमा करने के बाद ही डिसाइड होगा कि इसमें से मालिक का पैसा कितना बना। अब मालिक भले सब कुछ लेकर आया है, पर हमें ये जानना जरूरी है कि इसमें से कितना पैसा सिर्फ और सिर्फ मालिक का है, यानी इस पे किसी और का हक नहीं है। तो मालिक का कब होगा,
जब वो दायित्व ना होके संपत्ति होगा। तो और अभी हमने पढ़ा कि लेनदार क्या होता है, दायित्व होता है, और इसी वजह से इसको पहले क्या करोगे, जमा करोगे। फिर सवाल ये है कि यहाँ पे पूंजी में कितना रकम आएगा, तो पूंजी में रकम जानने के लिए सबसे पहले क्या कर दो, इन सभी का टोटल कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल करोगे तो होगा 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000, सभी का टोटल करोगे तो आएगा 1,40,000। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल आएगा 1,40,000, जिसमें से दायित्व के नाम पर कितना लाए हो, 1,50,000। तो बाकी बचेगा कितना, तो दायित्व 1,40 में से 50 माइनस कर दोगे तो मालिक के नाम की जो पूंजी बनेगी वो सिर्फ कितनी बनेगी, 90,000 रुपए की। क्लियर हुआ इतना। तो ये जो पूरा रोजनामचा बनेगा वो कैसे बनेगा, ये रहा रोजनामचा। रोकड़ उधार, फर्नीचर उधार, मशीन उधार, जमीन उधार, माल स्टॉक उधार, देनदार उधार, पूंजी जमा और लेनदार जमा, वो सारी रकमें लिख दो और डिफरेंस आएगा वो पूंजी में चला जाए। क्लियर हुआ इतना। तो ये है तुम्हारा पूंजी का रोजनामचा, और इसके अलावा तुम्हें सवालों में कुछ भी नहीं आएगा। मैक्स टू मैक्स जो पूंजी का रोजनामचा बनता है वो यही बनता है। क्लियर है इतना। अब दूसरा मैंने प्रॉमिस किया था आहरण का बताने के लिए, तो आहरण का मैंने कहा था मैं आधा ही बताऊंगा, आधा मैं आने वाली क्लास में बताऊंगा। सवाल है कि सर आहरण का आधा का मतलब क्या है, तो ध्यान से सुनना। आहरण का मतलब मैंने क्या बताया कि व्यवसाय का मालिक जो है कुछ भी जो है अपने निजी उपयोग के लिए लेकर जाए। तो फिलहाल मैं यहाँ पे फोकस करता हूँ सिर्फ पैसों पर। किस पे फोकस करता हूँ, रुपए पर। तो याद रखना यहाँ पे जो भी मैं टॉपिक समझाऊंगा वो रुपए के हिसाब से बताऊंगा, यानी कि पैसे के हिसाब से। ऐसा समझो कि जो व्यवसाय का मालिक है वो अपने निजी उपयोग के लिए कुछ रुपए या कुछ पैसे लेकर गया है। ध्यान से सुनना, निजी उपयोग के लिए कुछ रुपए या पैसे लेकर गया है। एक रैंडम सवाल लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मान लो 10,000 रुपए जो है, ठीक है, वो पुत्र की फीस भरी। 10,000 रुपए पुत्र की फीस भरी। ठीक है, तो ये जो 10,000 रुपए गया है ये क्या है, तो ये है रोकड़ खाता। तुम्हें याद होगा हम लोगों ने ये सारी बातें पढ़ी थी, तो ये हो जाएगा रोकड़ खाता। अब देखो रोजनामचा बनाने का जो तरीका था, याद होगा मैंने बताया था। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले व्यवहार को पहचानो कि आर्थिक है बिन आर्थिक। तो यहाँ पे साफ साफ फीस भरी लिखा है तो आर्थिक होगा। फिर मैंने कहा था रोकड़ पहचानो या उधार, तो सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है 10,000 रुपए भरा है तो ये आर्थिक हो जाएगा, और सॉरी रोकड़ हो जाएगा। तो जब रोकड़ होगा तो मतलब कंफर्म है एक बनेगा रोकड़ खाता। अब दूसरा असर क्या होगा, ये पहला असर हो गया, अब दूसरा असर क्या होगा, तो ये पुत्र की फीस भरी। पुत्र किसका है, मालिक का है। तो मालिक का मतलब यहाँ पे निजी उपयोग, तो निजी उपयोग के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, तो दूसरा पॉइंट बन जाएगा आहरण खाता। राइट। अब इसका रुजनामचा जो बनेगा वो कैसे बनेगा, वो थोड़ा ध्यान से देखना। इसका रुजनामचा बनेगा ये आहरण खाते उधार। ठीक है, अब सवाल है आहरण खाता उधार क्यों हुआ है, तो आहरण का मतलब होता है मालिक। ध्यान से सुनना, आहरण का मतलब क्या होता है, मालिक। और यहाँ पे जो मालिक है वो क्या है, वो है व्यक्ति। अब व्यक्ति के दो ही नियम है, लेने वाला उधार और देने वाला जमा। तो सवाल है इस सवाल में, यानी इस वाले क्वेश्चन में जो मालिक है वो ले रहा है कि दे रहा है, तो सीधी सी बात है उसने पुत्र की फीस भरी है। और कहाँ से भरी है, व्यवसाय में से भरी है, तो मतलब वो ले रहा है। तो लेने वाला खाता क्या हो जाएगा, उधार। क्लियर हुआ इतना। दूसरा नाम आया था रोकड़ का। रोकड़ कौन सी कैटेगरी का है, तो जो रोकड़ है वो हमारे माल संपत्ति कैटेगरी का है। और माल संपत्ति का नियम है आए तो उधार और जाए तो जमा। तो ये रोकड़ क्या हो रहा है, जा रहा है, क्योंकि फीस भरने पे रोकड़ जाता है। तो रोजनामचा क्या बनेगा, रोकड़ खाते जमा। रोजनामचा क्या बन जाएगा, रोकड़ खाते जमा। और रकम जो होगा वो लिख देना है, जैसे यहाँ पे 10,000 मैंने माना था तो यहाँ पे तुम लिख दोगे 10,000 10,000। क्लियर हुआ इतना। तो ये रोजनामचा बनेगा आहरण खाते उधार और रोकड़ खाते जमा। क्लियर इतना। तो ये दो रोजनामचा आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ रोकड़ को ध्यान में लिया है, बाकी के सवाल इसके इससे रिलेटेड जो आते हैं वो मैं बाद में समझाऊंगा। और यह है तुम्हारा पूंजी का रोजनामचा। चलते हैं एक दो एग्जांपल देख लेते हैं ताकि चीजें जो है वो कंफर्म हो जाए और मन में संतुष्टि भी आ जाए। तो जैसे यहाँ पे देखोगे पहला सवाल लिखा है कि 50,000 रुपए रोकड़ लाकर धंधा प्रारंभ किया। क्या किया है, रोकड़ लाकर धंधा प्रारंभ किया। तो सवाल में देखोगे तो यहाँ पे अजय लिखा हुआ है। अजय की नाम का इंटरप्राइज जो बंदा है वो एक इंटरप्राइज चला रहा है, यानी बिजनेस चला रहा है, उससे रिलेटेड उसके व्यवसाय से रिलेटेड हमें रोजनामचा लिखा है, हमें रोजनामचा लिखना है। तो पहला सवाल है कि 50,000 रुपए रोकड़ लाकर धंधा शुरू किया। कौन शुरू किया होगा, तो मालिक ही शुरू किया होगा। तो मैंने कहा था कि मालिक अगर शुरू करता है तो चुपचाप सबसे पहले पूंजी खाते जमा कर दो। तो यहाँ पे देखोगे तो चुपचाप पूंजी खाते जमा किया है, और व्यवसाय में क्या लेकर आया है, रोकड़ खाता, यानी रोकड़ रुपए लेकर आया ना। और रोकड़ क्या है, माल संपत्ति आए तो उधार। तो देखो रोजनामचा बना रोकड़ खाते उधार और पूंजी खाते जमा। क्लियर हुआ इतना। तो ये इस तरह से रोजनामचा बन जाएगा। अब दूसरा सवाल देखोगे तो क्या लिखा है कि 10,000 का माल स्टॉक
2,000 का फर्नीचर और 3,000 का देनदार। तीन चीजें क्या किया, धंधा में लाया। तो मैंने क्या कहा कि मालिक अगर धंधा में ला रहा है तो सबसे पहले जमा कर दो पूंजी खाते। क्या जमा कर दोगे, पूंजी खाते जमा। अब वो क्या क्या लेकर आया है, तो वो लेकर आया है माल का स्टॉक। ध्यान से सुनना, 10,000 का माल का स्टॉक लाया और 2,000 का फर्नीचर लाया और 30,000 का देनदार। और मैंने कहा अभी कुछ देर पहले समझाया कि देनदार हमारे लिए एक प्रकार की संपत्ति है, इसलिए ये हमेशा क्या होगा, उधार होगा। लेकिन ये भी कहा ये सिर्फ समझाने के लिए, कभी किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे। क्लियर है? ठीक है, तो ये बातें सिर्फ दिमाग में रखनी है समझने के लिए, ताकि तुम्हें रोजनामचा लिखने में क्या हो, आसानी हो। अब इसको रोजनामचा बनाओगे तो क्या होगा, जो माल स्टॉक है, फर्नीचर है और देनदारी, तीनों ही मैंने संपत्ति कैटेगरी में डाल दिया। तो तीन के तीनों क्या हो रहे हैं, व्यवसाय में आ रहे हैं। तो देखो आ रहा है तो क्या हो जाएगा, देखो तीनों का तीनों यहाँ पे उधार हुआ है, राइट। तो इस तरह से तुम्हें रोजनामचा को दिमाग में रखना है। अब सॉरी, अब चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल में लिखा है कि 20,000 की बाइक 15,000 में बेचकर 10,000 धंधा में लाया। अब इस सवाल में ध्यान दोगे तो तीन तीन अमाउंट आया। कितना अमाउंट आया है, तीन तीन अमाउंट आया। तो क्वेश्चन ये है कि कौन से अमाउंट हम लिखेंगे। तो क्वेश्चन को एक बार समझो, बाइक थी 20,000 की, 15 में बेचा और व्यवसाय में कितना लाया, 10,000। तो जब भी सवाल ऐसा आता है तो बस ये दिमाग में रखना कि व्यवसाय से, व्यवसाय जो है उसको कितने से लेना देना होना चाहिए। क्या व्यवसाय को 20 से लेना लेना देना होना चाहिए, या 15 से, या 10 से। तुम्हारी बारी के चाहे कितने क्यों, हमें उससे क्या। तुमने कितने में बेचा, हमें उससे क्या। पर व्यवसाय की नजर में तुम उसको दिए कितना, सिर्फ 10,000। तो व्यवसाय कितने रुपए को ध्यान में रखेगा, सिर्फ 10,000 रुपए को। क्लियर है था? तो ये बातें आपको याद रखनी है कि व्यवसाय को सिर्फ उसी बातों से मतलब है जितना उसको मिलेगा, राइट। तो व्यवसाय को कितना मिला, 10,000 रुपए। तो रोजनामचा क्या बनेगा, तो रोजनामचा बनेगा आपका यहाँ पे रोकड़ खाते उधार और पूंजी खाते जमा। क्लियर है इतना? क्योंकि व्यवसाय में पैसा आ रहा है इसलिए रोकड़ उधार होगा, और मालिक लाभ दे रहा है इसलिए पूंजी क्या होगा, जमा होगा। अब अगले सवाल में चलते हैं। तो सवाल में लिखा 6,000 का निजी लेना और 4,000 का देवा धंधा में लाया। याद रखना, कहीं भी सवाल में लेना लिखा हो, ठीक है, या देवा लिखा हो, ध्यान से सुनना। लेना लिखा हो या देवा लिखा हो, लेना का मतलब होता है देनदार। क्या होता है, लेना का मतलब देनदार, और देवा का मतलब होता है लेनदार। ठीक है, ये वर्ड्स जो है ये शॉर्ट में लिखने की वजह से उल्टे हो जाते हैं। जब हम देनदार लिखते हैं तो इसका मतलब शॉर्ट में हमें पैसा लेना है, और जब हम लेनदार लिखते हैं इसका शॉर्ट में मतलब होता है हमें पैसा देना है, और इसीलिए देवा लिखा हुआ। क्लियर हुआ? तो देनदार हमेशा क्या होगा, उधार, और लेनदार हमेशा क्या होगा, जमा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेनदार को उधार, सॉरी देनदार को उधार और लेनदार को जमा करते हैं। तो यहाँ पे जब देनदार को हमने क्या किया, उधार कितने से, 6,000 से, और लेनदार को हमने क्या किया, जमा कितने से, 4,000 रुपए से। अब ध्यान से सुनना, ये दोनों के दोनों कौन है, मालिक ही लाया होगा। तो 6,000 से उधार किया, 4,000 से जमा किया, तो डिफरेंस कितना बचा, सिर्फ 2,000 रुपए। तो वो किसके नाम पे चला गया, मालिक के नाम पे, पूंजी खाते जमा। क्लियर हुआ इतना? तो इस तरह से तुम्हें रोजनामचा याद रखना है पूंजी और आहरण का। एक और सवाल कर लेते हैं। आयकर की चुकाए, क्या लिखा है, आयकर। अब आय किसकी होती है, मालिक की या व्यवसाय की। व्यवसाय को तो लाभ मिलता है, तो आय किसकी होती है, मालिक की। तो याद रखना, जहां भी कहीं पे भी आयकर लिखा होगा तो समझ जाना ये कौन सा खर्चा है, ये निजी खर्चा है। क्लियर है इतना, याद रखना है ये कौन सा खर्चा है, निजी खर्चा। और निजी खर्च के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था, आहरण। और आहरण हमेशा क्या होगा, उधार, क्योंकि मालिक लाभ ले रहा है और लेने वाला खाता क्या होगा, उधार। तो देखो रोजनामचा बना है, सॉरी ये रहा 16 नंबर, आहरण खाते उधार और रोकड़ खाते जमा। क्लियर है इतना, ये 500 रुपए। उसके बाद अगले में लिखा है 1,000 रुपए निजी उपयोग के लिए धंधा में से ले गया। तो सेम वही रीजन से, अगर निजी उपयोग के लिए धंधा में से लेकर गया है तो रोजनामचा क्या बनेगा, आहरण खाते उधार और रोकड़ खाते जमा। क्या बनेगा, आहरण खाते उधार। निजी उपयोग का मतलब होता है मालिक, मालिक सॉरी आहरण, पर आहरण मतलब मालिक हो रहा है, मालिक लाभ ले रहा है तो इसलिए लेने वाला खाता उधार, और व्यवसाय में से रोकड़ जा रहा है इसलिए रोकड़ खाते जमा। इसी तरीके से बाकी का भी सवाल कर लेना। और ये जो एक अगला सवाल है 25 नंबर का, कि माल वाला है, कि जो 400 का माल निजी उपयोग के लिए लेकर गया, तो ये मैं आपको आने वाली क्लास में नए टॉपिक में समझाऊंगा, इसलिए इसको यहाँ पे इग्नोर करना। और ये बात मैंने पहले ही कहा कि आज के सवाल पे सिर्फ मैं तुम्हें रोकड़ वाला ही समझाया हूँ। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ? अगर क्लास तुम्हें समझ में आई है, ये बात तो पहले याद रखना है कि ये वाला मैं अगले टॉपिक में समझाऊंगा, अभी नहीं। तो अगर क्लास तुम्हें समझ में आ गई, तुम्हें अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि क्या कैसे हो रहा है,
मैं यहाँ पे इसी तरीके से आने वाले 3 से 4 क्लास में आपको पूरा रोजरामचा कवर कर दूंगा। और रोजरामचा में मेरी खास यही बात रहेगी कि मैं आपको इस तरह से टॉपिक वाइज बताऊंगा। टॉपिक वाइज बताऊंगा तो आपको समझने में आसान होगा। ये नोट्स आप खुद अपने नोटबुक में भी लिख लेना, ताकि आपको समझने में आसान रहे। तो जिस तरह से यहाँ पे मैंने समझाया है, इस तरह से याद रखोगे तो तुम्हें किसी भी सवाल में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आपका जो ये सपोर्ट है वो मेरे लिए काफी मोटिवेशन का काम करेगा, और मैं और भी चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि देखो, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, आपको पता है आपके पास 7 सब्जेक्ट है, इसमें से 5 सब्जेक्ट में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन उस 5 के लिए मुझे उतना मोटिवेशन मिलना जरूरी है। ओके, तो फिलहाल इतना ही, बाकी की बातें बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।